हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज नाजिया मैम आपको बड़े भाई साहब ये पाठ पढ़ाने वाली। तो चलो आज हम लोग बड़े भाई साहब ये पाठ पढ़ते हैं। ये पाठ पढ़ने के पहले हमें इसके लेखक जो है प्रेमचंद जी, उनके बारे में कुछ बातें जानना आवश्यक है, क्योंकि इन्हीं बातों के ऊपर आपको एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि प्रेमचंद जी का जन्म कहाँ हुआ, किस गांव में हुआ, उनका नाम क्या था, उनके उपन्यास कौन कौन से थे। तो ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस आपको एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। तो चलो हम पहले प्रेमचंद जी के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। 31 जुलाई 1880 को बनारस के करीब लमही गांव में जन्मे धनपत राय ने उर्दू में नवाब राय और हिंदी में प्रेमचंद नाम से लेखन कार्य किया। इसका मतलब ऐसा है कि प्रेमचंद जी का असली नाम था धनपत राय। तो जब वो लेखन कार्य उर्दू में करते थे तो अपना नाम नवाब राय ऐसा लिखते थे, और जब वो हिंदी में लेखन कार्य करते थे तब वो अपना नाम प्रेमचंद जी ऐसा लिखते थे। लेकिन निजी व्यवहार और पत्राचार धनपत राय नाम से ही वे करते थे, यानी उनके जो पर्सनल काम होते थे पत्र लेखन के या फिर पत्राचार के, तो उसमें वो अपना ओरिजिनल नाम धनपत राय ही यूज करते थे। उर्दू में प्रकाशित पहला कहानी संग्रह सोजे वतन अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया। तो यहाँ पर आपको एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रेमचंद जी का पहला कहानी संग्रह कौन सा था। तो सोजे वतन उनका पहला कहानी संग्रह था। आजीविका के लिए स्कूल मास्टरी, इंस्पेक्टरी, मैनेजरी करने के अलावा इन्होंने हंस माधुरी जैसी प्रमुख पत्रिकाओं का संपादन भी किया। कुछ समय मुंबई की फिल्म नगरी में भी बिताया, लेकिन वह उन्हें रास नहीं आई। यद्यपि उनकी कई कृतियों पर यादगार फिल्में बनी। आम आदमी के दुख दर्द के बेजोड़ चितेरे प्रेमचंद को उनके जीवन काल में ही कथा सम्राट, उपन्यास सम्राट कहा जाने लगा था। उन्होंने हिंदी की कथा लेखन की परिपाटी पूरी तरह से बदल डाली थी। अपनी रचनाओं में उन्होंने उन लोगों को प्रमुख पात्र बनाकर साहित्य में जगह दी जिन्हें जीवन और जगत में केवल प्रताड़ना और लांछन ही मिले थे। 8 अक्टूबर 1936 में उनका देहावसान हुआ। प्रेमचंद जी ने जितनी भी कहानियां लिखी वे सब मानसरोवर शीर्षक से 8 खंडों में संकलित है। उनके प्रमुख उपन्यास है गोदान, गबन, प्रेमाश्रम, सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, कायाकल्प, प्रतिज्ञा और मंगलसूत्र। तो बच्चों, ये थी प्रेमचंद जी के बारे में कुछ जानकारी। तो आप इसे फिर से एक बार जरूर पढ़ लेना, ताकि अगर इस पे एमसीक्यू के क्वेश्चन आ सके तो आप राइटली उसके ऊपर टिक कर सको। अब इसके बाद हम लोग ने जो प्रेमचंद जी ने बड़े भाई साहब ये जो कहानी लिखी है, इसके बारे में कुछ पाठ प्रवेश है, यानी कि उसका क्या है, उस पाठ में क्या है, हमको थोड़ी आइडिया आ जाएगी। तो आपको पाठ समझने में इजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अभी तुम छोटे हो इसलिए इस काम में हाथ मत डालो। ये सुनते ही कई बार बच्चों के मन में आता है कि काश हम बड़े होते तो कोई हमें यो टोकता ही नहीं, यो न टोकता। लेकिन इस भुलावे में न रहिएगा, क्योंकि बड़े होने से कुछ भी करने का अधिकार नहीं मिल जाता। यहाँ पर इसका मतलब ऐसा है कि अगर आपको कोई काम करने से रोकता है, तो कुछ भी काम हो, जैसे कि आपके कोई एल्डर्स होंगे, ब्रदर्स, ये वो, तो आपको वो लोग टोकते हैं कि नहीं नहीं ये नहीं करना, तब उस वक्त आप लोग बहुत परेशान हो जाते हैं और बहुत इरिटेट हो जाते हैं और कहते हैं कि काश हम छोटे ही नहीं रहते, हम बड़े रहते। लेकिन ये मत भूलो कि अगर हम किसी से बड़े हो जाते हैं ना, तो हमारे ऊपर क्या हो जाती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, छोटे को संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। ऐसे नहीं है कि हम लोग बड़े हो गए तो हम कुछ भी कर सकते हैं, क्या भी कर सकते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि जब हम बड़े होते हैं और हमसे जो छोटे होते हैं वो छोटे ही हमको देखकर हमारे ही नक्शे कदम पर काम करने लगते हैं। अगर हम बड़े और हमारे घर में कोई छोटा भाई या बहन है और हम अगर पढ़ाई ना करें, तो वो हमें देखते हैं और हमसे ही सीखते हैं कि नहीं, भाई या बहन हमसे बड़े हैं, ये हमारी पढ़ाई नहीं करे तो हम भी नहीं करेंगे। लेकिन हम अब सही वक्त पर सही टाइम पर पढ़ाई करते हैं और ये अच्छे मार्क्स लाते हैं और सारी चीजें ये हमारे छोटे भाई बहन देखते हैं, तो उनको भी पढ़ाई करने की एक प्रेरणा मिलती है और उनको सीख मिलती है कि जब हमारा बड़ा भाई भी पढ़ रहा है या बड़ी बहन भी पढ़ रही है तो हमें भी पढ़ना चाहिए। इसलिए बड़ा भाई होना या फिर कोई किसी से बड़ा होना ये आसान काम नहीं है। घर के बड़े को कई बार तो उन कामों में शामिल होने से भी अपने को रोकना पड़ता है।
जो उसी उम्र के और लड़के बेधड़क करते रहते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि वे लड़के अपने घर में किसी से बड़े नहीं होते। अभी इसका मतलब ऐसा है कि अगर कोई बड़ा है और वो मतलब वो काम नहीं कर सकता है, वो खेलता नहीं है, कूदता नहीं है, टाइम टाइम सिर्फ पढ़ाई करता है, मतलब उसको ऐसा लगता है कि मेरे से जो छोटे हैं वो मुझे देख रहे हैं, मुझसे ही सीखेंगे, जो मैं करूँगा वही वो लोग करेंगे। इसके लिए जो बड़ा बनता है उसके जो भी अरमान रहते हैं ना, जो भी चीज़ें जो खुल को उसको करनी चाहिए रहती है, जो उसकी ही उम्र वाले बच्चे सारे करते हैं, तो वो नहीं कर पाते। और जो बच्चे वो उसकी उम्र वाले वो बच्चे जो करते हैं ना, तो उनसे कोई छोटा नहीं होता है और वो घर में बड़े नहीं होते हैं। तो प्रस्तुत पाठ में भी ऐसे ही सेम टू सेम है। एक बड़े भाई साहब है और एक छोटा भाई है। बड़े भाई साहब है और जो है तो छोटे ही, लेकिन उम्र में वो छोटे ही है, लेकिन घर में उनसे छोटा एक भाई और है, जो कि खुद लेखक प्रेमचंद जी है। उससे उम्र में केवल कुछ साल बड़ा होने के कारण उनसे बड़ी-बड़ी अपेक्षाएं की जाती है। मतलब जो छोटा भाई है उनसे वो बड़ा भाई केवल 5 साल बड़ा होगा, बस केवल कुछ साल ही बड़ा था, लेकिन उनसे बड़ी-बड़ी अपेक्षाएं की जाती थी। बड़ा होने के नाते वह खुद भी यही चाहते और कोशिश करते रहते कि वह जो कुछ भी करे वह छोटे भाई के लिए एक मिसाल का काम करे। इस आदर्श स्थिति को बनाए रखने के फेर में बड़े भाई साहब का बचपना तिरोहित हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर बड़े भाई साहब जो है वो ज्यादा बड़े नहीं होते, केवल 5 साल बड़े होते हैं छोटे भाई से, लेकिन उनको एक ज़िम्मेदारी होती है कि उनको अपने छोटे भाई की ज़िम्मेदारी होती है और वो अपने छोटे भाई के नज़रों में एक आदर्श व्यक्ति बनना चाहते हैं। और उस आदर्श स्थिति को ही फ़ॉलो करने के चक्कर में क्या हो जाता है, उनका जो बचपन है वो तिरोहित हो जाता है। ठीक है, तो यही सारे पाठ में बताया गया है। तो हम लोग ये जो पाठ है बड़े भाई साहब ये शुरू करते हैं। तो अभी लेखक क्या बोल रहे हैं, देखो प्रेमचंद जी बोल रहे हैं, मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े, लेकिन केवल 3 दर्जे आगे। मेरे बड़े भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े हैं, लेकिन सिर्फ 3 दर्जे, दर्जे मीन स्टैंडर्ड, सिर्फ 3 ग्रेड आगे हैं। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया। लेकिन देखिए यहाँ पर गौर कीजिए, वो क्या बोल रहे हैं कि उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया, लेकिन वो फिलहाल मेरे से 5 साल बड़े हैं, तो लेकिन वो मेरे से कितने 3 क्लास ही आगे है। कितने आगे है वो? 3 क्लास, 3 स्टैंडर्ड, 3 ग्रेड ही आगे है। तो ये कैसे कमाल, ऐसे कैसे हो गया? 5 साल आगे होना चाहिए था ना, लेकिन 3 साल ही आगे है। तो ये ऐसा है कि जब मैंने शुरू किया, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वह जल्दबाजी में काम लेना पसंद न करते थे। मेरे बड़े भाई साहब के थिंकिंग ऐसे थे कि तालीम लेना है, एजुकेशन लेने में कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, उसे धीरे 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 पढ़नी चाहिए। इतना धीरे कि वो कभी कभी एक ग्रेड में 1 साल 2 साल एक ही ग्रेड में रहते थे, कभी कभी तो 3 साल एक ग्रेड में रह जाते थे, एक ही स्टैंडर्ड में रह जाते थे। उनका मतलब, उनका बोलना ये था कि इस भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे जिस पर आलीशान महल बन सके। यहाँ पर एक महल का वो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अगर कोई घर या कोई पैलेस बनता है तो उसका फाउंडेशन बहुत ज्यादा मजबूत होना चाहिए। ठीक उसी तरह बड़े भाई साहब की सोच ये थी कि अगर हमें अच्छा तालीम हासिल करना है, अच्छा एजुकेशन लेना है, तो उसका फाउंडेशन बहुत ज्यादा, उसकी बुनियाद एकदम इतनी मजबूत होनी चाहिए। इस चक्कर में वो 1 साल का काम 2 साल में करते थे, यानी एक ही स्टैंडर्ड में वो 2 साल बैठते थे, कभी कभी 3 साल भी लग जाते थे। बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायेदार बने। उनका मानना था कि बुनियाद बुनियाद यानी फाउंडेशन ही पुख्ता नहीं रहेगी तो मकान कैसे मजबूत रहेगा। इसलिए वो पढ़ाई में भी, मतलब पढ़ाई को जो है ना बड़े सीरियसली लेते थे, और 1 साल की पढ़ाई जो हो सकती थी वो उसको वो 2 साल भी करते थे, 3 साल भी करते थे, यानी एक ही क्लास में वो 2 साल 3 साल बिता देते थे। मैं छोटा था, वह बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की थी, वह 14 साल के थे। मेरी तंबी और निगरानी का पूरा और जन्म सिद्ध अधिकार था, और मेरी शालीनता इसी में थी कि उनके हुक्म को कानून समझो। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि मैं छोटा था और वो मुझसे बड़े थे, और मैं 9 साल का था तो वो 14 साल के थे। इसका मतलब वो मुझसे 5 साल बड़े थे, तो उनको
मेरे पे हक जताने का, यानी मेरे पे अधिकार करने का पूरा हक था, पूरा अधिकार था उन्हें, यानी मेरे पे निगरानी रखने का पूरा हक था उनको कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, या फिर मैं खेलने जा रहा हूँ तो डांटना, फटकारना, इन सारी चीजों का अधिकार, जन्म सिद्ध अधिकार उनको था, क्योंकि वो मेरे से 5 साल बड़े थे। ठीक है। और मेरी शालीनता इसी में थी कि उनके मैं हुक्म का पालन कर सकूं। प्रेमचंद जी कहते कि मेरी शालीनता इसी में थी कि मैं उनके हर एक बात के हुक्म का पालन कर सकूं। अब नीचे के पैराग्राफ में प्रेमचंद जी ने अपने भाई के बारे में बताया है कि वो पढ़ाई कैसी करते थे। वह स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे, मतलब बहुत ही स्टूडियस थे, हरदम किताब खोले बैठे रहते, और शायद दिमाग को दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर, किताब के हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे। कभी कभी एक ही नाम या शब्द या वाक्य 10-20 बार लिख डालते। कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षरों में नकल करते, कभी ऐसी शब्द रचना करते जिसमें न कोई अर्थ होता, न कोई सामंजस्य। मसलन एक बार उनकी कॉपी पर मैंने यह इबारत देखी, स्पेशल अमीना भाइयों भाइयों। दरअसल भाई भाई राधेश्याम, श्रीयुत राधेश्याम। 1 घंटे तक इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। मैंने बहुत चेष्टा की कि इस पहेली का कोई अर्थ निकालूं, लेकिन असफल रहा और उनसे पूछने का साहस न हुआ। वह 9वीं जमात में थे, मैं 5वीं में। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुंह बड़ी बात थी। अब यहाँ पर प्रेमचंद जी कह रहे हैं कि उनके जो बड़े भाई थे वो बड़े ही अध्ययनशील थे, स्टूडियस थे, हरदम किताब लेकर बैठते थे, और अपने दिमाग को आराम देने के लिए वो कॉपी पर, यानी बुक पर कुछ कुछ जानवरों की तस्वीरें बनाया करते थे। यानी अपने दिमाग को वो क्या कर रहे हैं, शांत कर रहे हैं, अपने दिमाग को आराम दे रहे हैं। कभी कभी वो एक ही नाम या शब्द वाक्य 10-10 बार लिख डालते थे। कभी सुंदर अक्षरों में शेर को, जो शेर होते हैं उसे, उसकी नकल करते थे। फिर कभी कभी ऐसी रचनाएं लिखते थे, यानी ऐसे शब्द लिखते थे कि समझ पाना मुश्किल हो। तो ऐसे ही एक बार प्रेमचंद जी ने देखा कि उनके कॉपी पे कुछ ऐसा लिखा हुआ था जिसपे लिखा हुआ था स्पेशल अमीना भाइयों भाइयों, दरअसल भाई भाई राधेश्याम, ऐसा कुछ लिखा था। 1 घंटे तक वो देखते रहे, लेकिन उनको कुछ समझ में नहीं आया कि इसका मतलब क्या है। मैंने बहुत चेष्टा की, चेष्टा मतलब प्रयत्न, प्रेमचंद जी ने बहुत प्रयत्न किए कि इस पहेली का वो कुछ अर्थ निकाले, पर उसमें वो असफल रहे। और उनकी पूछने की हिम्मत भी तो होनी चाहिए ना कि बड़े भाई साहब ये क्या है। उनकी हिम्मत भी नहीं हुई, साहस नहीं हुआ पूछने का कि ये पहेली आखिर क्या है। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो प्रेमचंद जी से, यानी लेखक से बड़े थे उम्र में, 9वीं जमात में थे, यानी 9वीं कक्षा में थे, और प्रेमचंद जी है वो 5वीं कक्षा में थे। तो उनका कहना ऐसा था कि उनकी रचनाओं को, वो जो लिख रहे हैं उनको समझ पाना मेरे लिए छोटा मुंह और बड़ा जी पढ़ने में बिल्कुल नहीं लगता। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ था। मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता, और कभी कंकरियां उछालता, कभी कागज की तितलियां उड़ाता, और कहीं कोई साथी मिल गया तो पूछना ही क्या। कभी चार दीवारी पर चढ़कर नीचे कूद रहे हैं, कभी फाटक पर सवार उसे आगे पीछे चलाते हुए मोटर कार का आनंद उठा रहे हैं। लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का वह रुद्र रूप देखकर प्राण सूख जाते थे। अभी यहाँ पर प्रेमचंद जी अपने बारे में बता रहे हैं कि उनका जो है पढ़ाई में बिल्कुल दिल नहीं लगता था, मन नहीं लगता था। वो अगर 1 घंटा भी किताब लेकर बैठे बोले तो उनको पहाड़ समान लगता था किताब पढ़ना। मौका पाते ही, जैसे ही उनको मौका या अवसर मिलता था, तो वो हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाते। वहां पर कंकरियां उछालते, कभी वो कागज की तितलियां वगैरह ऐसा ऐसे खेल खेलते रहते। और कभी कोई उनका साथी उनको मिल गया तो और तो कुछ पूछो ही मत, और उन्हें मजा आता, वो और खेलते रहते। कभी चारदीवारी पर चढ़कर उड़ी मारते थे, जंप जंप करते थे। और कभी गेट, फाटक मीन्स गेट, उस गेट पर चढ़कर उस पर सवार होकर उसे मोटर कार की तरह आगे पीछे घुमाते थे, उसका आनंद उठाते थे। लेकिन जैसे ही वो कमरे में आते थे तो भाई साहब का वह रुद्र रूप, यानी कि बड़ा ही क्रोधित रूप देखकर प्राण सूख जाते थे, यानी डर जाते थे। उनका पहला सवाल ये होता, कहाँ थे? हमेशा यही सवाल इसी ध्वनि में हमेशा पूछा जाता था, और इसका जवाब मेरे पास केवल मौन था। जब भी प्रेमचंद जी
बाहर खेलने जाते थे और फिर घर वापस फिर से हॉस्टल लौटते थे, तो भाई साहब बड़े ही रुद्र रूप में रहते थे, यानी बड़े ही क्रोधित रहते थे और हमेशा वो एक ही सवाल क्या पूछा करते थे कि कहाँ थे, हमेशा यही सवाल। और इस ध्वनि में हमेशा पूछा, और एक ही लहजे में वो पूछते थे, ध्वनि में पूछना मतलब एक ही लहजे में एक ही तरीके से वो पूछा करते थे कि कहाँ थे। और इसका जवाब जो है ना, उनके पास कुछ नहीं था, इनके इनके पास इसका जवाब था मौन। मौन मतलब चुप रहना, कुछ जवाब ना देना। न जाने मेरे मुंह से ये बात क्यों न निकलती कि जरा बाहर बाहर खेल रहा था। मेरा मौन कह देता था कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है और भाई साहब के लिए उसके सिवा और कोई इलाज न था कि स्नेह और रोष से मिले हुए शब्दों में मेरा सत्कार करे। इस तरह अब क्या होता है कि जब भी वो बाहर खेलने को जाते और घर पे हॉस्टल में फिर से लौटते, तो भाई साहब बड़े ही क्रोधित रूप में उन्हें पूछते कि कहाँ थे। तो उसके ऊपर उनके पास तो कोई जवाब था ही नहीं, यानी वो ऐसा खुद को ऐसा लगता था कि मैं उन्हें जवाब दूं कि मैं बाहर खेल रहा था, पर उनकी मतलब उनसे वो हो ही नहीं पाता था कि मैं उन्हें कहूं कि मैं बाहर खेल रहा था। और ये सब हालांकि भाई साहब को मालूम रहता है, बड़े भाई साहब को मालूम रहता है कि वो बाहर खेल रहे थे, इसलिए वो बड़े ही रोष एकदम रुद्र बोलते ना, एकदम गुस्से में अपने छोटे भाई को, लेखक को बहुत सुनाते थे। अब वो क्या सुनाते थे, इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे और एक हर्फ ना आएगा। यानी वो अभी इसको बात, बड़े भाई साहब अपने छोटे भाई को बात सुना रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि तुम इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे, अंग्रेजी मतलब इंग्लिश, इस तरह इंग्लिश अंग्रेजी पढ़ते रहोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे, लाइफ टाइम तुम सीखते ही रहोगे, पढ़ते ही रहोगे, एक हर्फ ना आएगा, हर्फ मतलब अक्षर, एक अक्षर भी तुमको नहीं आएगा। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है कि जो चाहे पढ़ ले, नहीं एरा गैरा नत्थु खैरा सभी अंग्रेजी के विद्वान हो जाते। वो कहते हैं कि अगर अंग्रेजी पढ़ना कोई खेल का काम नहीं है, ऐसे ही नहीं है, अगर ऐसा ही होता ना तो एरा गैरा नत्थु खैरा हर कोई अंग्रेजी के विद्वान यानी नॉलेजेबल पर्सन बन जाते, ज्ञानी बन जाते। यहाँ रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती है और खून जलाना पड़ता है, तब कहीं यह विद्या आती है। यानी जो बड़े भाई साहब है वो अपने छोटे भाई को एकदम कड़क आवाज में बोल रहे हैं कि पढ़ाई करना इतना आसान नहीं है। तो ये पढ़ाई जब स्टडी का नाम आता है तो अलग अलग विषय आते हैं, तो पहले उन्होंने अभी अंग्रेजी का यानी इंग्लिश सब्जेक्ट का बोला है कि अंग्रेजी पढ़ना इतना आसान नहीं है, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते, बोलना तो दूर रहा। और मैं कहता हूँ तुम कितने घोंघा हो कि मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते। मैं कितनी मेहनत करता हूँ ये तुम अपनी आंखों से देखते हो, अगर नहीं देखते तो ये तुम्हारी आंखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। इतने मेले तमाशे होते हैं, मुझे तुमने कभी देखने जाते देखा है? रोज ही क्रिकेट और हॉकी मैच होते हैं, मैं पास नहीं फटकता, हमेशा पढ़ता रहता हूँ, उस पर भी एक एक दर्जे में दो दो तीन तीन साल पढ़ा रहता हूँ। फिर भी तुम कैसे आशा करते हो कि तुम यूं खेल कूद में वक्त गवाकर पास हो जाओगे? मुझे तो दो ही दिन 2 ही 3 साल लगते हैं, तुम उम्र भर तक इसी दर्जे में पड़े सड़ते रहोगे। अगर तुम्हें इस इसी तरह उम्र गंवानी है तो बेहतर है घर चले जाओ और मजे से गुल्ली डंडा खेलो, दादा की गाड़ी कमाई के रुपए क्यों बर्बाद करते हो? देखिए, अब यहाँ पर जो एक बड़े भाई साहब को अपने छोटे भाई पर हक जमाना है, अधिकार जमाना है, पूरे अधिकार से वो उसे डांट रहे हैं, छोटे भाई को यानी लेखक को डांट रहे हैं, वो पूरा इसमें समझ में आ रहा है। वो पढ़ाई के लिए डांट रहे हैं, वो कहते हैं कि अंग्रेजी पढ़ना कोई आसान काम नहीं है, उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि तुम मुझे देखकर क्यों नहीं सीख रहे हो, मैं कितनी मेहनत करता हूँ, रात दिन पढ़ाई करता हूँ। और वो कहते हैं कि मैं खेल तमाशे देखने भी नहीं जाता हूँ, हॉकी के मैच रहते हैं, क्रिकेट के मैच रहते हैं, पर मैं वहां पर फटकता नहीं हूँ, हमेशा अपनी पढ़ाई करते रहता हूँ। इतना करने के बाद भी मैं एक ही दर्जे में यानी एक ही क्लास में, एक ही ग्रेड में 2 2 साल 3 3 साल पढ़ा रहता हूँ, फिर भी तुम्हें अकल कैसे नहीं आ रही है? और फिर ये भी कहते हैं वो साथ में कि मुझे तो 2 या 3 साल लग रहे हैं एक ही क्लास में बैठने के लिए, तुम्हें तो उम्र भर सड़ना पड़ेगा, तुम ऐसे करोगे तो तुम पूरी जिंदगी भर एक ही ग्रेड में सड़ते रहो। तो वो लास्ट में कहते हैं कि अगर तुम्हें ऐसे ही तुम्हारी उम्र गंवानी है, मतलब तुम्हें तुम्हें तुम्हारी एज ऐसे ही
खेलने कूदने में गंवानी है तो बेहतर है कि तुम अपने घर चले जाओ। फिजूल में यहाँ पर रहकर अपने दादा की गाड़ी कमाई के रुपए को बर्बाद ना करो। दादा मतलब वो अपने पिता के बारे में कह रहे हैं। वो कहते हैं कि तुम घर चले जाओ, वहीं पर गुल्ली डंडा खेलो। यहाँ पर रहकर हॉस्टल का जो खर्चा होता है वो क्यों आप मतलब ये बेकार कर रहे हो। आप एक काम करो, आप चले जाओ अपने घर और वहां पर गुल्ली डंडा खेलो। मैं ये लताड़ सुनकर अब जो ये है प्रेमचंद जी यानी लेखक है, वो क्या कह रहे हैं। मैं ये लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता हूँ। जैसे ही मुझे ये लताड़ पड़ती, जैसे ये डांट पड़ती तो मैं आंसू बहाने लगता हूँ, मतलब मैं रोता हूँ। जवाब ही क्या था, अपराध तो मैंने किया था, मैंने गुनाह तो मैंने किया था, लताड़ कौन सहे। भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे। अभी यहाँ पर इसका मतलब है उपदेश। उपदेश मतलब किसी को अच्छी चीजें बताना, उसको को पॉइंट करना, ये सारी चीजें होती है। तो वो उसमें वो बड़े निपुण यानी कि बहुत ही गुणवान, एकदम एक्सलेंट थे उसके अंदर उपदेश देने में। ऐसी ऐसी लगती बातें कहते, ऐसे ऐसे सुक्ति बांध चलाते कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते और हिम्मत टूट जाती। इस तरह जान तोड़कर मेहनत करने की शक्ति मैं अपने में न पाता था। और उस निराशा में जरा देर के लिए मैं सोचने लगता, क्यों ना घर चला जाओ। जो काम मेरे बूते के बाहर है उसे मैं हाथ डालकर क्यों अपनी जिंदगी खराब करूं। यहाँ पर प्रेमचंद यानी लेखक कह रहे हैं कि मैं उनकी लताड़ यानी कि उनके जो मतलब वो जो मुझे डांटते थे वो सुन सुनकर मतलब सुनते हुए मैं रोने लगता था। और वो जायज भी था क्योंकि मैं अपराधी जो था यानी पढ़ाई छोड़कर खेलने कूदने चला जाता था। और भाई साहब जो है वो तो उपदेश देने में एकदम निपुण थे। और भाई साहब ऐसी ऐसी बातें कह देते थे कि मेरे दिल को छू जाती थी, यानी दिल को मेरे टुकड़े टुकड़े कर जाती थी ना, हर्टिंग वाली बातें वो बातें सुनाते थे। तो कभी कभी लेखक सोचते थे कि क्यों ना मैं घर चला जाऊं, क्योंकि मेरे बस की बात नहीं है पढ़ाई करना, मेरे आपे से बाहर है। जो काम मेरे बूते में नहीं है, मतलब मेरे इसमें नहीं है, मेरे बस में नहीं है, तो वो मैं क्यों करूं। तो मैं अपना घर चले जाता, ऐसा सोचते। मुझे अपना मूर्ख रहना ही मंजूर था। लेकिन उतनी मेहनत से मुझे तो चक्कर आ जाता था। लेकिन घंटे 2 घंटे के बाद निराशा के बादल फट जाते और मैं इरादा करता कि आगे से खूब जी लगाकर पढ़ूंगा। नहीं, उतनी डांट फटकार खाने के बाद पहले वो सोचते कि मैं चले जाऊं, मैं यहाँ से चला जाता हूँ, घर चला जाता हूँ। लेकिन बाद में 1 2 3 घंटे के बाद नॉर्मल होने के बाद में वो बोलते कि नहीं, अभी मैं अब क्या करूंगा, बहुत ही मन लगाकर खूब जी लगाकर पढ़ूंगा। और फटाफट क्या करते हैं, चटपट एक टाइम टेबल बना डालता, बिना पहले से नक्शा बनाए कोई स्कीम तैयार किए जाए काम कैसे शुरू करें। टाइम टेबल में खेलकूद की मदद बिल्कुल उड़ जाती है। प्रातःकाल 6 बजे से उठना, मुंह हाथ धो, नाश्ता कर, पढ़ने बैठ जाना, 6 से 8 तक अंग्रेजी, 8 से 9 तक हिसाब। अब इस पैराग्राफ में लेखक कह रहे हैं कि मैंने क्या किया, टाइम टेबल बना दिया। जब इतनी लताड़ सुन ली बड़े भाई साहब की तो अब तो पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, इसलिए क्या करा, टाइम टेबल बनाया। अब उस टाइम टेबल में तो खेल कूद का तो नामो निशान नहीं था। तो पहले क्या था, 6 बजे उठना है, मुंह हाथ धोना, नाश्ता करना, फिर पढ़ाई के लिए बैठ जाना, फिर 6 से 8 अंग्रेजी पढ़ना है, 8 से 9 तक हिसाब, हिसाब मतलब कि आपका मैथ्स, 9 से 9:30 तक इतिहास मतलब हिस्ट्री, फिर भोजन और स्कूल। 3:30 बजे स्कूल में वापस होकर आधा घंटा आराम, 4 से 5 तक भूगोल, 5 से 6 तक ग्रामर। भूगोल मतलब कि आपका ज्योग्राफी। आधा घंटा हॉस्टल के सामने ही टहलना, 6:30 से 7 तक अंग्रेजी कंपोजिशन, फिर भोजन करके 8 से 9 तक अनुवाद, 9 से 10 तक हिंदी, 10 से 11 तक विविध विषय, फिर विश्राम। यानी उन्होंने पूरा अपना टाइम टेबल बना लिया कि कौन से समय में कौन सा विषय करना है। अब ये टाइम टेबल से चलती हुई पढ़ाई कितने दिन चलती है वो आगे के पैराग्राफ में समझेगा। मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात है, उस पर अमल करना दूसरी बात। करेक्ट, हम टाइम टेबल तो बना लेते हैं, जैसे आप लोग भी 10वीं का टाइम टेबल तो बना ले रहे हो कि किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दे और कब हम लोग ये पढ़ाई करें, बट अमल नहीं करते, यानी उसको आप यूज नहीं करते उस टाइम टेबल को। ठीक इसी तरह लेखक का भी यही हाल है कि उन्होंने टाइम टेबल तो बना लिया बट वो उस पर अमल करना, उसी पर उसको यूज करना वो एक दूसरी बात थी। पहले दिन उसकी अवहेलना शुरू हो जाती है। मैदान की वह सुखद अवहेलना मतलब उसको तोड़ना, उस रूल्स को तोड़ना, इसको टाइम टेबल की अवहेलना करना है ना, उसको तोड़ देना, टाइम टेबल को फॉलो नहीं करना पहले ही दिन। तो क्यों, क्योंकि
मैदान की वह सुखद हरियाली, हवा के हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की वह उछल कूद, कबड्डी के वह दाव घात, वॉलीबॉल की वह तेजी और फुर्ती मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींच ले जाती, और वहां जाते ही मैं सब कुछ भूल जाता। फिर ये जो सारी चीजें हैं उनको अट्रैक्ट करती थी मैदान पे जाने के लिए। तो वो ऑब्वियसली वो अट्रैक्ट होते थे क्योंकि उन्हें खेल कूद बहुत पसंद था, पढ़ाई पसंद नहीं थी, तो वो टाइम टेबल का बट्टा बोल हो जाता था। वो टाइम टेबल कुछ वो फॉलो नहीं कर पाते थे। उन्हें ये सारी चीजें मैदान पे खींच ले जाती थी। कौन सी चीजें? वो सुखद हरियाली, हवा के हल्के हल्के झोंके, कबड्डी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, इनकी आवाजें, ये सारी चीजें उनको कहाँ पर खींच ले जाती थी? मैदान पे खींच ले जाती। वह जानलेवा टाइम टेबल, वह आंख फोड़ पुस्तकें किसी की याद न रहती, और भाई साहब की नसीहत और फजीयत का अवसर मिल जाता। यानी कि वो कह रहे हैं कि वो जो टाइम टेबल, वो आंख फोड़ पुस्तकें, यानी बहुत सारी पढ़ाई करो, दिन रात पढ़ते रहो, इन सब किसी चीज की मुझे याद नहीं रहती, और मैं कहाँ पर खींचा चला जाता हूँ? मैदान की ओर खींचा चला जाता हूँ। लेकिन साथ ही साथ में और भी क्या मिलता है? भाई साहब को नसीहत और फजीयत का अवसर मिल जाता है। और जैसे ही मैं खेलने को चला जाऊंगा तो मेरे बड़े भाई साहब है, उनको क्या मिल जाएगा? एक मौका मिल जाएगा। किस चीज का? मुझे नसीहत देने का और मुझे फजीयत करने का, मतलब मुझे चिल्लाने का, डांटने का और मुझे नसीहत करने का मौका मिल जाता है। मैं उनके साये से भागता, उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता, कमरे में इस तरह दबे पांव आता कि उन्हें खबर न हो। उनकी नजर और उठी मेरी ओर उठी और मेरे प्राण निकले। हमेशा सिर पर एक नंगी तलवार सी लटकती मालूम होती। फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच भी आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा जा रहता है, मैं फटकार और घुड़कियां खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार न कर सकता था। यानी यहाँ पर लेखक बोल रहे हैं कि किसी भी हालत में, कितना भी डर हो, बड़े भाई साहब का कितना भी डर हो, यानी वो छुपते छिपाते दबे पांव अपने घर में घुस जाते थे। और अगर कभी सपोज बड़े भाई साहब की उन पर नजर पड़ गई, तो वो एक बहुत उनका ऐसा लगता कि मेरा भी प्राण निकल जाएंगे। तो इस डर की जो नंगी सी तलवार है उनको हमेशा उनके सर पे घूमती थी। यानी इतना होने के बाद भी उन्होंने खेल कूद छोड़ा नहीं। वो उनका ऐसा मानना था कि मुझे कितनी भी फटकार मिले, कितनी भी फजीयत मिले, कुछ भी मिल जाए, लेकिन फिर भी मैं घुड़कियां खाकर खेल कूद का तिरस्कार, यानी खेल कूद को अवॉइड नहीं कर सकता था। मैं वहां पर जाता ही था। तो बच्चों, ये हम लोग का बड़े भाई साहब चैप्टर का ये एक एक भाग था, यानी भाग एक था इसका। एक देखो, इतना एक पार्ट है, यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ पर खत्म हो जाता है। ये काफी सारा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो यहाँ तक है तो आपको बड़े भाई साहब की स्टोरी समझ में आई होगी, आशा करती हूँ। और ये जो दूसरा पार्ट है ना, इसके लिए मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगी ताकि वो ज्यादा लंबा ना हो और आपको समझ में भी आ जाए। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और आपको ये जो दूसरा पार्ट है वो भी चाहिए, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू बच्चों।